मैं लास्ट हरिद्वार में जब मिला था तब भी मैंने कहा था, इतनी प्रेरणादायक इनकी शख्सियत है। हम लोग अक्सर पढ़ते रहते हैं धीरू भाई अंबानी के बारे में, रतन टाटा के बारे में, पर अगर हम डॉक्टर अशोक भाटिया जी के जीवन से भी प्रेरणा लें, इतनी बातें हमें सीखने को मिलेगी। किस तरह अपने दृढ़ विश्वास और दृढ़ शक्ति से आप एक साधारण से बैकग्राउंड से आने के बाद भी अपने लिए एक ऐसी कामयाबी की कहानी लिख सकते हैं जिसके साथ जुड़ के केवल आप ही नहीं बल्कि आपके दोस्त, आपके परिवार, आपके रिश्तेदार भी गर्व महसूस करेंगे। तो एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर अशोक भाटिया जी के लिए। और आईएमसी की विरासत को बखूबी आगे बढ़ा रहे हैं सज्जन भाटिया जी, और बड़ी खुशी होती है भारत की पहली स्वदेशी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो मलेशिया में जाके जिसने अपना बिजनेस स्थापित किया है, जहाँ शुरुआत करने जा रहे हैं। और जैसा भाटिया जी ने कहा था, भारत की पहली कंपनी है स्वदेशी कंपनी जिसने भारत से बाहर मूव किया है। आपने किस ने स्पाइडरमैन मूवी देखी है? स्पाइडरमैन मूवी में एक डायलॉग है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। महाशक्ति के साथ महाजिम्मेदारी आती है। अब आईएमसी आयुर्वेद का झंडा लेकर मलेशिया जा रही है, तो भाई आप सबकी जिम्मेदारी है कि देश की इस धरोहर को ना केवल आपको अच्छे से आगे प्रमोट करना है बल्कि इंश्योर करना है कि इसमें कोई दाग ना लगे। मतलब तो मेरे को आज समझ में आया, आईएमसी का मतलब है इंडिया में छा गए, इंटरनेशनल में अब छाना है। एसोसिएशन का जनरल मैनेजर हूँ। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन भारत में 26 वर्ष पुरानी संस्था है जो कि पूर्ण रूप से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए ही के हितों की रक्षा के लिए ही कार्यरत है। और बड़ा गर्व महसूस होता है हमें कहते हुए, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की हमारी एक एक मेंबर कंपनी किस तरह से एक लेजिटिमेट तरीके से डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय को किया जाए, इसकी एक उदाहरण होती है। और आईएमसी हमारी एक बहुत ही सम्माननीय सदस्य है। 10 साल के आसपास अब आईएमसी को आईडीएससी की मेंबरशिप एज अ मेंबर हो गए हैं। आईएमसी निरंतर आईडीएससी की सभी गतिविधियों में एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है। सत्यन जी का मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है, एडवाइस हमें प्रॉपर मिलती रहती है। थैंक यू सो मच सत्यन जी इसके लिए। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन और इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन क्या है, आपने सभी ने इस बारे में सुना होगा। आईडीएससी क्या है, वर्ल्ड फेडरेशन क्या है। आईडीएससी की स्थापना जैसे मैंने बताया वर्ष 1996 में हुई थी और हमारा केंद्रीय कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारत में 650 से ज़्यादा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। आपको बड़ा आश्चर्य होगा जान के, आईडीएससी की केवल 18 मेंबर कंपनीज मेंबर्स हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपनी मेंबरशिप हर एक को दे देते हैं। आईडीएससी की मेंबरशिप लेने के लिए एक कंपनी को जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग करने के जितने हमारे मापदंड हैं जो कि वर्ल्ड फेडरेशन ने सेट किए हैं, उन पे बिल्कुल खरा उतरना होता है। हमारा इवेल्युएशन प्रोसेस इतना स्ट्रिक्ट है कि हम कंपनी के पास्ट फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को इवेल्युएट करते हैं। कंपनसेशन प्लान के हिसाब से जितना कंपनी पे आउट प्रॉमिस कर रही है, क्या उसने पिछले सालों में दिया है या नहीं दिया है, इन सभी मापदंडों पे जब कोई कंपनी खरी उतरती है तभी आईडीएससी की मेंबरशिप उस कंपनी को दी जाती है। आईडीएससी वर्ल्ड फेडरेशन की एक सदस्य है। उसी प्रकार विश्व में 62 से ज़्यादा देशों की डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन वर्ल्ड फेडरेशन की सदस्य है। आईडीएससी की जो मेंबर कंपनी, जैसे मैंने आपको बताया भारत में 650 से ज़्यादा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, पर ये आईडीएससी की 18 मेंबर कंपनीज, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, ये 18 मेंबर कंपनी 60% से ज़्यादा पूरे भारत का डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ये 18 मेंबर कंपनीज करती हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बात करने से पहले एक बिग पिक्चर या एक बड़ा परिवेश जिसे हम कहते हैं, मैं चाहूँगा थोड़ा सा एक बार हम इसमें भी देखें। भारत का जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जिसे हम सकल घरेलू उत्पाद भी बोलते हैं, अगर हम देखें पिछले 10 सालों का 2012 से, तो आप देखेंगे निरंतर हमारा देश जो है वो प्रगति के पथ पर है। CAGR यानी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, हमारा जीडीपी जो है हमारे देश का 6.29% की रफ्तार से पिछले 10 वर्षों में बढ़ा है और 2021 में ये 3.17 ट्रिलियन US डॉलर्स हमारे देश का जीडीपी आका गया है। 1 ट्रिलियन का मतलब होता है 1 लाख करोड़। अब आप अंदाजा लगा दीजिए, 3.17 ट्रिलियन डॉलर मतलब 3,17,000 करोड़ हमारे देश में एक साल में जितने भी उत्पाद या सेवाएं दी जाती हैं उनकी वैल्यू है। भारत को कंपेयर करें दुनिया की और बड़ी इकॉनमी से जिसमें यूएस, चाइना, जापान, जर्मनी है, अगर हम कंपेयर करें अर्थव्यवस्था के 4 प्रमुख पैमानों पर, जीडीपी ग्रोथ, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट रेट और डेट टू जीडीपी रेशो,
आप देखेंगे भारत जो है उसकी परफॉर्मेंस बाकी इकोनॉमीज के मुकाबले अच्छी है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8.3%, जैसा कि आप देख रहे हैं ये सभी विकसित इकोनॉमीज में सबसे ज़्यादा है, और यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। हमारे देश में अगर सरकार ये प्रयत्न करे कि सभी को नौकरी मिल जाए, सभी को जॉब मिल जाए, पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हमें उद्यमी बनाने पड़ेंगे, और उद्यमी भी उस तरह से बनाने पड़ेंगे जहाँ पर बिना इन्वेस्टमेंट दिए या बिना कोई बहुत ज़्यादा समय लगाए कितने आसानी से आप उनको उद्यम क्षमता उनमें डेवलप कर सकते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। और इसीलिए आईएमसी जैसी कंपनीज का रोल यहाँ बहुत बड़ा हो जाता है। आपको उद्यमी बनाने पड़ेंगे क्योंकि जॉब हर एक को सरकार नहीं दे पाएगी। भारत को अगर हम पूरे विश्व की इकोनॉमी से अगर हम भारत को कंपेयर करें तो 2021 में विश्व की जो जीडीपी आकी गई थी वो तकरीबन 96.10 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास नापी गई थी। भारत की इकोनॉमी, जैसे मैंने पिछली स्लाइड में आपको दिखाया, 3.17 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स आकी गई थी। 2012 में जहां भारत विश्व की इकोनॉमी में 2.42% शेयर रखता था, 2021 तक आते आते ये शेयर बढ़ के भारत का 3.29% हो चुका है। जहां विश्व की इकोनॉमी केवल 2% या लगभग 2.72% के आसपास से तरक्की कर रही है, भारत एक अलग कहानी रच रहा है। भारत की इकोनॉमी 6.5% के आसपास की तेजी से गति कर रही है, प्रगति कर रही है, और निश्चय ही भविष्य बहुत उज्जवल है। मैंने आपको बताया विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नंबर 1 कंट्री आती है। 22.99 ट्रिलियन डॉलर उनकी इकोनॉमी का साइज है। कंपेयर टू भारत, अगर आप देखेंगे हम इस समय छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और हमारी इकोनॉमी का जो वैल्यूएशन है तकरीबन 3.17 ट्रिलियन 3.17 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स हमारी इकोनॉमी की वैल्यू है। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो मैं आपसे साझा करना चाहूँगा। हम अक्सर सुनते हैं जीडीपी बेसिकली होता है एक वर्ष में एक देश में जितने भी उत्पाद बने या सेवाएं बनी उनकी कुल जमा कीमत कितनी थी। पर जैसा कि आप सभी जानते हैं जीडीपी एक बड़ी रिलेटिव टर्म है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं भारत को अमेरिका से कंपेयर करूं, $1 में अगर अमेरिका में आपके पास सिर्फ आपको एक कोल्ड ड्रिंक का ग्लास मिलेगा, पर भारत में शायद आपको एक बर्गर भी मिल जाए $1 में और एक चॉकलेट भी मिल जाए। तो $1 की जो कीमत है वो भारत में आपको ज़्यादा वैल्यू देगी कंपेयर टू $1 अमेरिका में। तो अगर इस तरह से हम एडजस्ट करें कि $1 में आपको दुनिया के अलग अलग देशों में क्या सामान मिल सकता है और उनको हम एक इक्वल लेवल पे लाके देखें, तो आपको जान के आश्चर्य होगा भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगर हम इक्वल पैरामीटर पे नापें तो भारत की इकोनॉमी की वैल्यूएशन जो निकल के आती है वो आती है 10.21 ट्रिलियन यूएस डॉलर। और जैसा मैंने आपको पहले बताया था, 1 ट्रिलियन का मतलब होता है 1 लाख करोड़। ग्लोबल जीडीपी रैंकिंग आपने हाल ही में देखा होगा, भारत ने किस तरह यूके को पायदान पीछे खिसका के विश्व में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन के उभरा है 2022 के पहले क्वार्टर में। तो हमारी इकोनॉमी की वैल्यूएशन जो है तकरीबन 3.5 ट्रिलियन डॉलर हो चुकी है, और निश्चय ही आने वाले भविष्य में भारत के अंदर पूरा हमारे अंदर काबिलियत है कि हम विश्व की शीर्ष 3 इकोनॉमीज में अपने आप को हासिल करवाएंगे, शामिल करवाएंगे। इंटरनल ट्रेड की बात करते हैं, ये स्लाइड मैं आपको क्यों दिखाना चाहता हूँ। देखिए, भारत में कोई भी उत्पाद या सेवा जब दी जाती है या बेची जाती है, 3 तरीके हैं। एक है रिटेल, जिसे हम ट्रेडिशनल मॉम एंड पॉप स्टोर्स भी बोलते हैं, जो हमारे किराने के दुकान है, ई कॉमर्स, और तीसरा चैनल है डायरेक्ट सेलिंग। अगर हम इनको कंपेयर करें कि करंट वैल्यूएशन 2021 में क्या है, रिटेल इंडस्ट्री, भारत की रिटेल इंडस्ट्री की जो वैल्यूएशन है 690 बिलियन यूएस डॉलर्स है, और पूरे भारत के इंटरनल ट्रेड का रिटेल सेक्टर जो है वो 92.2% के आसपास शेयर रखता है। ई कॉमर्स की करंट वैल्यूएशन है 55 बिलियन यूएस डॉलर्स, और भारत के कुल इंटरनल ट्रेड का ई कॉमर्स 7.35% शेयर रखता है। डायरेक्ट सेलिंग की इस समय वैल्यूएशन है 3.25 बिलियन यूएस डॉलर्स, और इकोनॉमी हमारे इंटरनल ट्रेड में डायरेक्ट सेलिंग 0.5% से थोड़ा सा कम शेयर रखती है। इस स्लाइड से आप क्या जानकारी या क्या आप समझ सकते हैं, आपका कंपटीशन दूसरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज नहीं है। बहुत लोग इस
बात को सोचते हैं कि हमारा जो कंपटीशन है वो दूसरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज से है। बिल्कुल नहीं, आपका कंपटीशन है ई कॉमर्स से, आपका कंपटीशन है ट्रेडिशनल रिटेल से। ई कॉमर्स आपको कहाँ पे बीट कर पा रहा है? शायद वो बेटर डिलीवरी दे रहा है, शायद वो बेटर कस्टमर सर्विस दे रहा है। अगर आपको कामयाब होना है, अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को कामयाब होना है, हमें ई कॉमर्स को हेड आउट करना है, हमें ई कॉमर्स से चैलेंज लेना है। बाकी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के लिए बहुत प्ले फील्ड है, हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, सबके लिए बिजनेस है। अगर हम भविष्य की बात करें, आने वाले अगले 10 सालों में ये इंटरनेट ट्रेड के जो 3 सेक्टर है, ये कहाँ पर पहुँचने की संभावना है? तो 2021 की वैल्यूएशन जैसे मैंने आपसे बताई, 2030 तक उम्मीद है, जो हमारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि रिटेल सेक्टर की जो वैल्यूएशन है वो बढ़ के $1800 बिलियन हो जाएगी। यानी कि रिटेल सेक्टर हमारे देश का तकरीबन 11.5% की आज तेजी से बढ़ेगा। ई कॉमर्स सबसे तेजी से बढ़ने वाले सेक्टर्स में रहेगा, 22.5% के आसपास। डायरेक्ट सेलिंग रिटेल से ज़्यादा तेजी से बढ़ रही है, तकरीबन 15.5% की तेजी से डायरेक्ट सेलिंग बढ़ रही है, और उम्मीद है 2030 तक $12 बिलियन की इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की वैल्यूएशन हो जाएगी। डायरेक्ट सेलिंग एज अ कॉन्सेप्ट और एज अ मीनिंग आप सभी इस व्यवसाय में हैं, खास बताने की इसमें ज़रूरत नहीं है, पर अपने प्रोस्पेक्टिव्स को, कंज्यूमर्स को समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक ट्रेडिशनल सप्लाई चेन जिसे हम बोलते हैं, मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट चलता है, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर तक होते होते कंज्यूमर तक पहुंचता है, और हर स्टेज पे प्रोडक्ट की जो कीमत होती है उसमें एक मार्कअप जुड़ता जाता है। इस प्रकार से मैन्युफैक्चरर से चला हुआ प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते शायद 50 या 55% उसकी कीमत बढ़ जाती है। डायरेक्ट सेलिंग और ट्रेडिशनल रिटेल बिल्कुल अलग नहीं है। हम सिर्फ बीच की जो ये इंटरमीडियरीज हैं, जो 2 या 3 बिचौलिए या जिन्हें हम कहते हैं इंटरमीडियरीज, हम उनको हटा के रिप्लेस करते हैं अपने डायरेक्ट सेलर से। तो जो कमीशन केवल 2, 3, 4 या 10 एंटिटीज ले रही थी, वो कमीशन हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हमारे करोड़ों डायरेक्ट सेलर से, और इसलिए डायरेक्ट सेलर्स इस व्यवसाय से जुड़ के अपनी एक आजीविका का साधन भी बना। एक छोटा सा डेटा भारत में डायरेक्ट सेलिंग या विश्व में डायरेक्ट सेलिंग की, प्राइमरली जैसा आप जानते हैं, इंडस्ट्री की स्थापना या इंडस्ट्री की शुरुआत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुई थी वर्ष 1886 में। 1925-1960 के दशक तक आते आते शुरुआत में डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में प्रोडक्ट पोर्टफोलियोज बहुत लिमिटेड थे, पर 1970 तक आते आते प्रोडक्ट पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हुए, इंडस्ट्री का टर्नओवर बढ़ा, नई कंपनीज आई। 96 तक आते आते डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री विधिवत रूप से भारत में स्थापना हुई, और 2010 में भारतीय डायरेक्ट सेलिंग 2015 में 10,000 करोड़ का हमने आंकड़ा पार किया था। अगर हम ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग सेल्स की बात करें, विश्व में डायरेक्ट सेलिंग की इस समय कितनी सेल है? लास्ट 4 वर्षों का आंकड़ा आपके सामने स्लाइड पर है। जैसा कि आप देख सकते हैं, वर्ष 2018 में 186.9 बिलियन $1 बिलियन मतलब 100 करोड़ $, और 2021 में जो ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की वैल्यूएशन आकी गई थी वो है तकरीबन 186.1 बिलियन $। वहाँ के कुछ सरकार के निर्णयों की वजह से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री काफ़ी इफेक्ट हुई, और चाइना में ड्रॉप की वजह से पूरे विश्व की डायरेक्ट सेलिंग सेल्स ड्रॉप हुई। अगर हम चाइना का डेटा हटा दें तो नीचे एक और आंकड़ा आपको मैंने दिया हुआ है, तो आप देखेंगे निरंतर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है वो प्रगति कर रही है। कौन कौन से रीजन कंट्रीब्यूट करते हैं, या कौन कौन से महाद्वीप कितना प्रतिशत डायरेक्ट सेलिंग सेल्स में कंट्रीब्यूट करते हैं? एशिया महाद्वीप जो है वो सबसे आगे है, तकरीबन 42% ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग सेल्स एशिया महाद्वीप से आती है। एशिया महाद्वीप के बाद यूरोपियन रीजन आता है, यूरोपियन महाद्वीप 21% विश्व की डायरेक्ट सेलिंग सेल्स यूरोप से आती है। अमेरिका, जिसमें नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका शामिल है, 36% डायरेक्ट सेलिंग अमेरिकस, और अफ्रीका और मिडिल ईस्ट एक उभरता हुआ रीजन है, तकरीबन 1% ज़्यादा डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से बेची जाती हैं। वेलनेस सबसे ज़्यादा सेलेबल प्रोडक्ट कैटेगरी है, 35% विश्व की डायरेक्ट सेलिंग सेल्स वेलनेस कैटेगरी से आती है। वेलनेस के बाद आता है कॉस्मेटिक्स, 25% सेल जो है ग्लोबली वो कॉस्मेटिक्स से आती है। हाउस होल्ड गुड्स 16%, क्लोथिंग 5%। भारत में फाइनेंशियल सर्विसेज डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से नहीं बेची जा सकती। आई थिंक डॉक्टर भाटिया जी ने भी और सत्यन जी ने भी बार बार कहा है, क्रिप्टो का मॉडल और डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल ये एक डिजास्टर है। ये कॉम्बिनेशन अपने आप में बहुत ही घातक है।
भारत में कोई भी फाइनेंशियल सेवा, वित्तीय सेवा डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से बेचना इलीगल है, मना है। अगर आपको कोई भी अप्रोच करता है, मेरी आपसे विनती रहेगी कृपया वहाँ से भाग जाइए, जितना दूर भाग सकते हैं आप। बिल्कुल आपको इसमें नहीं पड़ना है। और भी बहुत सारी कैटेगरीज है विश्व में जो कुल मिला के 15% के आसपास, जिसमें एग्रीकल्चर है, बुक्स हैं, स्टेशनरी है, ये सब कैटेगरीज भी विश्व में तकरीबन मिला के 15% के आसपास सेल करती है। पूरे विश्व में इस समय 12 करोड़, लगभग 13 करोड़ डायरेक्ट सेलर्स हैं। डायरेक्ट सेलिंग एक लौकी ऐसी इंडस्ट्री है मेरे ओपिनियन में, अगर कभी एक जेन्युइन सर्वे किया जाए, यूजुअली हम पूछते हैं भाई किस इंडस्ट्री में महिलाएं सबसे ज़्यादा कार्यरत है, पहला दिमाग में आता है टीचिंग, एजुकेशन, सबसे ज़्यादा महिलाएं टीचिंग में होगी, पर नहीं। अगर कभी इवेल्युएट किया जाए तो डायरेक्ट सेलिंग में सबसे ज़्यादा महिलाओं को एक आजीविका का साधन प्रोवाइड कर रही है, सबसे ज़्यादा महिलाएं इस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं। विश्व में 13 करोड़ जो हमारे डायरेक्ट सेलर्स हैं, उसमें 26% केवल पुरुष हैं और 74% हमारी महिला डायरेक्ट सेलर्स हैं। अगर हम ग्लोबली देखें किस एज ग्रुप के लोग डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन करते हैं, तो जैसा कि आप देख सकते हैं चार्ट में, डायरेक्ट सेलिंग एज अ प्रोफेशन, आजीविका का साधन, लगभग हर एज ग्रुप के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। 26% लोग आते हैं एज ग्रुप 35 से 44 के, 25% आते हैं 45 से 54 के, 19% 25 से 34, 7% 18 से 24, और जैसा डॉक्टर भाटिया ने कहा था 55 प्लस जो 24 के हैं वो आते हैं 23%। डायरेक्ट सेलर्स हमारे इस एज ग्रुप से आते हैं। भारतीय डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने वर्ष 2020-21 में किस तरह की परफॉर्मेंस दी, आइए इस पर कुछ प्रकाश डालते हैं। आपके सामने 4 साल का डेटा मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, वर्ष 2017-18 से लेकर वर्ष 2020-21 तक। जैसा कि आप देख सकते हैं इन 4 वर्षों में डायरेक्ट सेलिंग, भारतीय डायरेक्ट सेलिंग उद्योग 11,670 करोड़ से बढ़ के आज 18,000 करोड़ के आंकड़े को छू गया है। और इन 4 वर्षों में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने 15.7% की चक्रवर्ती वृद्धि दर जिसे हम बोलते हैं, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से हमने ग्रो किया है। और इसी आंकड़े के आधार पर हमने एस्टीमेट लगाया है कि 2030 तक, जो मैंने आपसे पहले शेयर किया था, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का भविष्य काफी भारत में उज्जवल रहेगा। भारत में कौन कौन सी प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं जो डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से सबसे ज्यादा सेल होती है? वेलनेस 58% सेल जो है भारत में वेलनेस कैटेगरी के प्रोडक्ट से आती है। कॉस्मेटिक्स 22%, हाउस होल्ड गुड्स 8%, फूड एंड बेवरेज उभरता हुआ सेक्टर 4%, होम केयर 3% और अदर कैटेगरीज जिसमें एग्रीकल्चर और बाकी छोटी छोटी कैटेगरीज हैं, कुल मिला के 5%। तो आप देख सकते हैं वेलनेस और कॉस्मेटिक्स, इन 2 कैटेगरीज को अगर हम जोड़ दें तो तकरीबन 80% पूरे भारत की जो डायरेक्ट सेलिंग सेल्स है वो केवल इन 2 कैटेगरी से आती है। विश्व में भारत कहाँ स्थान रखता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अगर हम बात करें तो? मैं आपके सामने सबसे पहले 2019 का डेटा प्रस्तुत करता हूँ। आप देखेंगे 2019 में भारत की जो डायरेक्ट सेलिंग उद्योग था वो 15वें स्थान पर थी और हमारी जो वैल्यूएशन थी वो 2.48 या 2.48 बिलियन US डॉलर्स की थी। 2020 में आप देख सकते हैं चार्ट में काफी चेंजेस हुए। जी, भारत ने 15 से छलांग लगाई 12वें स्थान तक। भारत की 2020 में जो इंडस्ट्री की वैल्यूएशन थी वो तकरीबन 3.2 बिलियन US डॉलर्स आ गई थी। 2021 में ये खासकर वो वर्ष है जब कोरोना काल ने काफी सेल्स को प्रभावित किया था, काफी इंडस्ट्रीज को प्रभावित किया था। हालांकि भारत ने अपना 12वां स्थान रिटेन रखा, पर हमारी जो इंडस्ट्री की वैल्यूएशन है 3.25 करोड़ बिलियन US डॉलर्स हमारी इंडस्ट्री की वैल्यूएशन मापी गई थी। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कोरोना काल में एक लौती शायद ऐसी इंडस्ट्री निकल के आई है जिसने ना केवल वृद्धि दर्ज करी बल्कि हमारे एक सर्वे के मुताबिक केवल 6 महीने के कार्यकाल में 25 लाख से अधिक लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एज अ कंज्यूमर ज्वाइन किया। तो अगर आप भली बात समझ सकते हैं, अगर केवल आधे भी लोग उसमें से इस इंडस्ट्री को सीरियसली परस्यू करें एज अ एंटरप्रेन्योर, फुल टाइम करियर ऑप्शन, 12.5 लाख से ज़्यादा डायरेक्ट सेलर्स केवल 4 या 6 महीने के कार्यकाल में। नॉर्थ इंडिया तकरीबन 29% का योगदान देता है भारत की डायरेक्ट सेलिंग सेल्स में।
ईस्ट इंडिया पूर्वी भारत जो है वो तकरीबन 26%, वेस्टर्न इंडिया पश्चिम भारत 23%, साउथ इंडिया दक्षिण भारत 14% और नॉर्थ ईस्ट इंडिया 8%। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्लाइड है। भारत की टॉप 5 डायरेक्ट सेलिंग स्टेट्स कौन सी हैं? नंबर 5 पे आती है उड़ीसा। उड़ीसा भारत में 6% हिस्सेदारी रखती है डायरेक्ट सेलिंग सेल्स में। नंबर 4 पे है बिहार। बिहार रखता है 7% हिस्सेदारी। उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश रखता है 10% हिस्सेदारी। पश्चिम बंगाल रखता है 11% हिस्सेदारी। और नंबर 1 पे है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र रखता है 12% हिस्सेदारी। इस स्लाइड में जो देखने वाली एक या विशेष रूप से ध्यान देने वाली जो जानकारी है, देखिए महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र लगभग हर व्यवसाय में, हर इंडस्ट्री में हमेशा अग्रणी रहा है। बट आप बाकी स्टेट देखिए, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन्हें बाकी इंडस्ट्रीज में शायद पिछड़ा हुआ स्टेट बोलते हैं, पर नहीं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए ये अग्रणी स्टेट्स हैं। ये वो स्टेट्स हैं जो डायरेक्ट सेलिंग उद्योग की प्रगति में बिल्कुल ये स्टेट जो है ड्राइवर सीट पे है, और ये स्टेट जो है भारत में डायरेक्ट सेलिंग को आगे लेकर जाएंगे। भारत में कितने डायरेक्ट सेलर्स हैं एक्टिव फुल टाइम? लास्ट एस्टिमेट के मुताबिक भारत में लगभग 80 लाख एक्टिव फुल टाइम डायरेक्ट सेलर्स हैं। ग्लोबली जैसा आपको याद होगा 74% महिला डायरेक्ट सेलर थी, 26% पुरुष डायरेक्ट सेलर थे। भारत में भी तकरीबन 24 सालों तक कमोवेश यही स्थिति रही थी। महिला डायरेक्ट सेलर उद्योगों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। ट्रेंड किस कब से चेंज होना शुरू हुआ? ट्रेंड चेंज होना शुरू हुआ 2017-18 से। 2017-18 में 51% महिलाएं थी और 49% थे पुरुष। 2018-19 में 26 वर्षों में पहली बार 50-50% हुई, और 2020-21 में आज 53% पुरुष डायरेक्ट सेलर्स हैं और 47% वुमेन डायरेक्ट सेलर्स हैं। अगर इस स्लाइड से हम एक जानकारी लेना चाहें तो हमारी जो काम की जानकारी एज अ सीफोलॉजिस्ट अगर हम समझने की कोशिश करें, 25 वर्षों तक डायरेक्ट सेलिंग को शायद समझा जाता था एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम, कि घर का पुरुष जो है वो अपनी जॉब कर रहा है, व्यवसाय कर रहा है, महिला जो है क्योंकि वो घर पे उसके पास समय है तो उसने डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय से जुड़कर एक एडिशनल इनकम करी। पर जब 53% पुरुष अब इस डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय से जुड़ चुके हैं, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग को अब घर की ओनली सोर्स ऑफ इनकम के तौर पे भी देखा जाने लगा है। यानी कि अब और कोई नहीं है ऐसा कि कोई नौकरी चल रही है, व्यवसाय चल रहा है, साथ में डायरेक्ट सेलिंग चल रही है, नहीं। इसका मतलब है कि घर का अब इकलौता जो आजीविका का साधन है वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बनती जा रही है। अगेन ग्लोबली अगर हमने देखा था एज वाइज स्प्लिट, तकरीबन वही स्थिति भारत में भी है। डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय से जुड़े हमारे डायरेक्ट सेलर लगभग हर एज ग्रुप से आते हैं। 18 से 24, जैसा कि आप जानते हैं 18 से कम उम्र का व्यक्ति भारत में डायरेक्ट सेलिंग उद्योग से नहीं जुड़ सकता, डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर सकता। 18 से 24 18%, 25 से 34 30%, 35 से 44 28%, 45 से 54 16% और 55 से अधिक 8% के आसपास हमारे डायरेक्ट सेलर्स इन एज ग्रुप से आते हैं। आप सभी को ज्ञात होगा दिसंबर 2021 में भारत सरकार ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स नोटिफाई कर दिए हैं, जो कि इस इंडस्ट्री के लिए अब एक गाइडिंग लॉ है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस आपके साथ रखना चाहूँगा, जो आई एम श्योर आप अपना व्यवसाय बढ़ाते टाइम आप इनको बिल्कुल अपने संज्ञान में रखिएगा, आप इनका बारे में ध्यान रखिएगा। 4 कैटेगरीज के ऊपर अगर हम बात करें, पहली हम बात करेंगे कंट्री इनकॉर्पोरेशन। ये आपके लिए क्यों ज़रूरी है? बहुत बार होगा आपको शायद और कंपनीज अप्रोच करेंगी डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय के लिए। डायरेक्ट सेलिंग रूल्स के अंदर कंपनीज से लिए भी कुछ कंप्लायंसेज हैं, बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड कुछ कंप्लायंसेज हैं, आपका डायरेक्ट सेलर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है उसके लिए कंप्लायंसेज हैं, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आप कैसे सेल करेंगे उसके लिए कंप्लायंसेज हैं, और कुछ और महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम बात करें डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी आपको कैसे शुरुआत करनी है। देखिए, पार्टनरशिप फर्म हो, कंपनी रजिस्टर्ड है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, केवल वही कंपनी जो है डायरेक्ट सेलिंग कर सकती हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप, अगर कोई व्यक्ति आपको कहता है कि मैं अपनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी शुरू करना चाहता हूँ, प्रोप्राइटरशिप मुझे ज्वाइन कीजिए, भारत में सोल प्रोप्राइटरशिप में आप डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय नहीं कर सकते। कंपनी का कम से कम भारत में एक ऑफिस होना चाहिए। कंपनी के पास सबसे जरूरी बात, बहुत बार हमने देखा है आईडीएस से हमारे पास अक्सर कंप्लेंट्स आती रहती है, शिकायत आती रहती है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी लोग शुरू करते हैं, चाइना से माल उठाया, बाहर से उठाया और एज इट इज सेल करना शुरू कर दिया। डायरेक्ट सेलिंग रूल्स के हिसाब से
कंपनी आपको कमीशन केवल उन्हीं प्रोडक्ट पे दे सकती है जिसका उनके पास ट्रेडमार्क है। जिस प्रकार आईएमसी के हर प्रोडक्ट पे आईएमसी का लोगो बना होता है, ये पहचान है कि उस प्रोडक्ट को, उस ब्रांड को आईएमसी ओन करती है, इसलिए आपको आईएमसी कमीशन दे सकती है। अगर कोई कंपनी आपको प्रोडक्ट दे रही है जिसपे उन्होंने चाइना से उसको इंपोर्ट किया और यहाँ सेल करके स्टार्ट कर दिया, कमीशन देना बिल्कुल इलीगल है। आप ऐसी कंपनी के साथ बिल्कुल नहीं, आपको सतर्क रहना है। वेबसाइट, हर कंपनी को अपनी वेबसाइट पे कुछ जानकारी है जो कि आम डायरेक्ट सेलर्स की जानकारी के लिए उनको रखनी है। आप आईडीसी की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, कुछ मैंने यहाँ स्लाइड में भी देने की कोशिश करी है। और अगेन मैं बताते हुए मुझे बड़ी खुशी है कि हमारी आईडीसी मेंबर कंपनीज और आईएमसी ने अपनी वेबसाइट जो है बिल्कुल नियमों के हिसाब से अपडेट करी है। जितने भी कंप्लायंस डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको कंपनी के बारे में जानकारी चाहिए, आप आईएमसी की वेबसाइट पे जा सकते हैं। वहाँ कंप्लायंस डॉक्यूमेंट्स का एक सेक्शन होगा, एक लिंक होगा, वहाँ जाके आप इन सभी डॉक्यूमेंट्स को चेक कर सकते हैं। अंडरटेकिंग, प्रत्येक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को अपने वेबसाइट पे एक डिक्लेरेशन डालनी है एज पर द प्रोविजन ऑफ रूल 51C कि हम डायरेक्ट सेलिंग रूल्स के बिल्कुल कंप्लायंस में हैं, हम उन सभी नियमों का पालन करते हैं, हम पिरामिड या पॉलिसी या मनी सर्कुलर स्कीम में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है। मैंडेटरी अपॉइंटमेंट्स, हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को रूल्स के हिसाब से एक ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑफिसर नियुक्त करना है और एक नोडल ऑफिसर नियुक्त करना है। और अगेन इसकी जानकारी आपको वेबसाइट पे देनी है। आप जानना चाहेंगे, आई थिंक आईएमसी के नोडल ऑफिसर विनोद जी हैं शायद, उनकी जानकारी और कॉन्टैक्ट जो है वेबसाइट पे अपलोड है। ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑफिसर की जानकारी वेबसाइट पे अपलोड है। आपका कोई भी कंपनी से ग्रीवियंस हो, आप ग्रीवियंस रिडक्शन ऑफिसर को कांटेक्ट कर सकते हैं और नियमबद्ध कंपनी को एक निश्चित समय में आपका ग्रीवियंस दूर करके देना है। कॉन्ट्रैक्ट विद डायरेक्ट सेलर्स, हर डायरेक्ट सेलर को कंपनी के साथ मैंडेटरी रूप से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है जिसकी कुछ शर्तें हैं। कूलिंग ऑफ पीरियड उस कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए, वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी होनी चाहिए, टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट शुड बी फेयर। बहुत बार हमारे पास शिकायत आती है, हमारी मेंबर कंपनीज वो नहीं होती, इसलिए हम उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाते कि कॉन्ट्रैक्ट की जो कंडीशन है वो बिल्कुल जो है एक तरफा या वन साइडेड बना दी गई है कंपनी के फेवर में। डायरेक्ट सेलिंग रूल्स के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट की जो कंडीशन है वो इक्वल होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए टू डायरेक्ट सेलर्स। सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, कुछ डूज एंड डोंट्स की अगर हम बात करें, सबसे पहले जो डायरेक्ट सेलिंग रूल्स कहता है, आप जब भी किसी कंज्यूमर के पास जाएं या प्रोस्पेक्टिव के पास जाएं, आपको ट्रुथफुली और क्लियरली अपने आप को आइडेंटिफाई करना है, आप किस कंपनी से हैं और किस लिए आप उस कंज्यूमर के पास मिलने जा रहे हैं, ये आपको उनको बिल्कुल क्लियरली बताना है। आप बिना किसी कंज्यूमर की परमिशन या उसकी पूर्व आज्ञा लिए उसको आप नहीं परेशान कर सकते, उसके घर पे आप नहीं जा सकते। आपको प्रोडक्ट के बारे में, एक्सचेंज पॉलिसी, रिटर्न पॉलिसी के बारे में बिल्कुल एक्यूरेट और पूरी जानकारी अपने कंज्यूमर्स को देनी है, ये रूल में लिखा हुआ है। कंपनी के प्रकाशित उससे अतिरिक्त कोई भी सामग्री आप बिना कंपनी से अप्रूवल लिए अपनी तरफ से आप किसी डायरेक्ट कंज्यूमर को या अपने किसी प्रोस्पेक्टिव को आप नहीं दे सकते। अगर आपने कोई भी एक मटेरियल बनाया है, आपको उसको कंपनी को दिखाना है, कंपनी से आपको अप्रूवल लेनी है। डायरेक्ट सेलर का कर्तव्य है कि वो सुनिश्चित करे जो प्रोडक्ट उसने कंज्यूमर को बताया है सेम वही प्रोडक्ट कंज्यूमर को डिलीवर हो। और डायरेक्ट सेलर को अपनी सेल में बिल्कुल ये कोई ऐसा क्लेम नहीं करना है जो कि कंपनी जिस क्लेम को ना वैलिडेट करती हो। हर डायरेक्ट सेलर का कर्तव्य है कि वो सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है आपके कंज्यूमर का मोबाइल, आपके कंज्यूमर का एड्रेस, उसका ईमेल एड्रेस, इसकी जिम्मेदारी ये लीक ना हो या इसका दुरुपयोग ना हो, ये सुनिश्चित करना डायरेक्ट सेलर की जिम्मेदारी है। और आप अपने कंज्यूमर को कोई पर्टिकुलर इक्विपमेंट या लिटरेचर परचेज करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। अगर हम कुछ और कंप्लायंसेस की बात करें, सबसे पहले आपको मिस सेलिंग में इन्वॉल्व नहीं होना है। मेरा सभी से आग्रह है, कृपया आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को पढ़िए, उसमें मिस सेलिंग किन किन सिचुएशंस में मानी जाएगी पूरी डिटेल दी हुई है। पिरामिड स्कीम और पॉन्जी स्कीम
आप सभी जानते हैं ये भारत में बैन है। जी, सो थैंक यू सो मच।